दोस्तों नमस्कार। हजारों हजार किलोमीटर चल लिए, कई राज्यों को लांग लिए, कई महीने गुजर गए, लेकिन असल परीक्षा अगले 72 घंटों में राहुल गांधी के भारत जोड़ो पदयात्रा की होनी है। और सही मायने में यह राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन उत्तर प्रदेश से ही निकली। उत्तर प्रदेश ने ही राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस के सामने रखी और आजादी के संघर्ष से लेकर आजाद भारत में जब भी कांग्रेस ने जहां भी सत्ता संभाली, दरअसल यही वो सोच थी जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संघर्ष और उसके बाद की विचारधारा ने कांग्रेस को एक धागे में पिरो दिया। कांग्रेस की नेताओं की फहरिस्त देख लीजिए, चाहे वो मोतीलाल नेहरू के तौर पर याद कीजिए या मौजूदा वक्त में राहुल गांधी, जिनके सामने सबसे बड़ी परीक्षा है। नेहरू गांधी परिवार का शख्स 100 बरस के कांग्रेस के इतिहास को लेकर अपने साथ चल रहा है। यह सही मायने में भारत के इतिहास को भी दांव पर लगाना है। इससे पहले कोई कांग्रेसी नेता इस रूप में नहीं चला। अगर आप फहरिस्त को पढ़ें, अगर आप राजनीतिक प्रयोगों को देखें, तो हर राजनीतिक जमी की एक अपनी महत्ता होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ने जो प्रयोग किए राजनीतिक तौर पर, उसने एक दरवाजा खोला कि कांग्रेस को स्यूडो सेकुलरिज्म, छद्म धर्म निरपेक्षता के तले लाकर खड़ा किया जा सकता है क्या, या हिंदुत्व का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसके साए तले कांग्रेस सिमटती चली गई क्या। उस प्रदेश में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है और अगले 72 घंटों तक वह गुजरेंगे, हालांकि बहुत कम जगहों से। लेकिन राजनीतिक मिजाज कहता है कि जब किसी के बारे में कोई धारणा बनती है तो वह चंद फरलांग ही क्यों ना चले, उसके जरिए सियासत चल पड़ती है और बड़े लंबे समय तक याद रखी जाती है। क्योंकि इस दौर में याद कीजिएगा, कांग्रेस के नेताओं का तो आपके जहन में नेहरू भी आएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी आएंगे। एक फहरिस्त देखिए उत्तर प्रदेश की, अभी के, उससे पहले के, उससे पहले यानी आजादी के संघर्ष के दौर की, या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर जो मौजूद रहे उनकी एक फहरिस्त को देखना शुरू कीजिए। गोविंद बल्लभ पंत भी आपको याद आएंगे, हेमवंती नंदन बहुगुणा भी आपको याद आएंगे, नारायण दत्त तिवारी भी आएंगे, शीला दीक्षित भी याद आएंगी, शीला कौल भी याद आएंगी, मोहसिना किदवई भी याद आएंगी, सुचेता कृपलानी भी याद आएंगी, यशपाल कपूर भी याद आएंगे, अरुण नेहरू भी याद आएंगे, मोतीलाल नेहरू भी आएंगे याद, और पुरुषोत्तम दास टंडन भी आएंगे, कमलापति त्रिपाठी भी आएंगे, आचार्य कृपलानी भी याद आएंगे, मदन मोहन मालवीय भी आएंगे, वीपी सिंह भी आएंगे, चंद्रशेखर भी आएंगे। कांग्रेस के साथ कभी ना कभी हर कोई रहा है और कांग्रेस की अपनी विचारधारा, उसकी अपनी राजनीतिक जमी की जो पहचान उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, जाहिर तौर पर वही अग्नि परीक्षा मौजूदा वक्त में राहुल गांधी के साथ खड़ी है। क्योंकि याद कीजिए, राजीव गांधी के राजनीतिक प्रयोग तले बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना, राम मंदिर का शिलान्यास होना, शहबानो केस का उभरना, बाबरी मस्जिद विध्वंस भी तो पीवी नरसिम्हा राव के दौर में हुआ, और जो हिंदूवादियों को मौका मिला उसमें बहुत साफ था कि हिंदू राष्ट्रवाद के दरवाजे भी उसी के साथ खुलते चले गए। और मौजूदा वक्त में मुस्लिम तुष्टीकरण और 2080 का खेल भी खुले तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत से ही निकला। तो क्या जिन जगहों से राहुल गांधी को निकलना है, वो क्या वाकई 2024 को ताड़ पाएंगे? क्या वाकई कांग्रेस को खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का जिला जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहां से निकलकर लोनी के इलाके से निकलकर बागपत और फिर उसके बाद एक दूसरे जिले से होते हुए वह हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे, जो शामली का जिला है। जरा समझना इस बात को भी है कि एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ विचारधारा, एक तरफ राजनीतिक संघर्ष के लिए कैडर को सक्रिय करना, दूसरी तरफ बीजेपी की विचारधारा पर सीधे चोट करना। और इसी प्रक्रिया में मंडल कमंडल का प्रभाव और उसकी राजनीतिक जमी भी उत्तर प्रदेश ही रही। एक तरफ अयोध्या, दूसरी तरफ मायावती की मौजूदगी और अखिलेश यादव की मौजूदा वक्त में मौजूदगी। उस वक्त काशीराम और मुलायम सिंह यादव थे, एक तरफ लोधी समाज से जुड़े कल्याण सिंह भी हुआ करते थे। इस तमाम राजनीतिक विचार के मातहत उत्तर प्रदेश एक ऐसी प्रयोगशाला बनी जिस प्रयोगशाला के भीतर
आरएसएस ने भी योगी आदित्यनाथ को चुन लिया, जो कि हिंदू महासभा से जुड़े थे। और गोरखपुर की महत्ता इससे पहले आरएसएस के भीतर कभी नहीं थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सामने इसलिए भी लाया गया क्योंकि दिल्ली किसी और को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना चाहती थी और संघ की नजर में अयोध्या महत्वपूर्ण था। तो अयोध्या की राजनीतिक प्रयोगशाला बनाकर आरएसएस ने भी अपनी सियासत को साधने का प्रयास किया। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर उत्तर प्रदेश में आरएसएस को नहीं देखा जाता है, वो बजरंग दल हो या फिर विश्व हिंदू परिषद ही क्यों ना हो। इनकी राजनीतिक महत्ता इनके जरिए जो स्वयंसेवक होते हैं या जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी भी राजनीतिक सोच होती है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की परीक्षा शायद इसीलिए बड़ी है क्योंकि चोट कहां पर करनी है और राजनीति कहां पर साधी जाएगी। भारत जोड़ो का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग बीजेपी ने जो तोड़ने का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, वह 80-20 के जरिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खुले तौर पर हुआ। और ऐसी राजनीति इस देश ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी कि हमें 20 की नहीं, हम 80 के साथ चलेंगे। और 20 का मतलब अगर इस देश के भीतर मुस्लिम समुदाय था, तो अब यह सवाल है कि राहुल गांधी जिन जगहों से गुजर रहे हैं, क्या वहां सिर्फ मुस्लिमों की मौजूदगी होगी? उस इलाके और उस प्रदेश के जो क्षत्रप हैं, उन्होंने हाथ पीछे क्यों खींच लिए? वो अखिलेश यादव हो, वो मायावती हो, या फिर वह चरण सिंह की विरासत को ढोते ढोते मौजूदा वक्त में अजीत सिंह के बेटे तक ही क्यों ना आकर खड़ी जाए और जाट लैंड के राजनीतिक प्रयोग को वह कांग्रेस के साथ आहुति देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने खुद को अलग कर लिया क्या? यह भी सवाल है। लेकिन आइए जरा परखने की कोशिश करें पहले उस राजनीतिक समीकरण को जिस रास्ते राहुल गांधी निकले हैं। राहुल गांधी गाजियाबाद के लोनी से आज निकल गए, उसके बाद वो बागपत जाएंगे, उसके बाद शामली जाएंगे। बागपत में आखिरी बार कांग्रेस जब जीती थी वो 96 में जीती थी, वह भी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह वह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और बागपत से जीते थे। उसके बाद कांग्रेस नहीं जीत पाई, यानी 27 बरस हो गए। शामली में जो अब कैराना लोकसभा सीट के तौर पर जहां जानी जाती है, वहां पर 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की लहर बनी, तो कैराना सीट से 1984 में अख्तर हसन जीते थे। 39 साल हो गए, उसके बाद से कांग्रेस नहीं जीती। इन रास्तों में जाटलैंड का ये पूरा राजनीतिक प्रयोग भारतीय किसान यूनियन के जरिए और किसान आंदोलन के जरिए नजर भी आया, उभर कर भी आया, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा में यह सब कुंद पड़ गए। उस राजनीतिक जमीन से राहुल गांधी को गुजरना है और जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी को सिर्फ 72 घंटे गुजारने हैं। उसके बाद वो हरियाणा में 6 तारीख को, उसके बाद 11 तारीख को पंजाब में, 19 तारीख को हिमाचल और उसके बाद जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएंगे। अब सवाल यह है कि बागपत जो गाजियाबाद के ठीक बाद आता है, अगर गाजियाबाद का जिक्र कर रहे हैं तो इस रूप में समझिए कि गाजियाबाद पिछले चुनाव और इस चुनाव में जो यहां की 5 सीटें हैं, वो पांचों सीट बीजेपी ने जीती, पिछली बार भी बीजेपी ने जीती थी। इसके बाद जो जाटलैंड का प्रयोग शुरू होता है, किसानों का प्रयोग शुरू होता है, और उसके जरिए जब शामली का जिक्र होता है तो आपको मुजफ्फरनगर भी याद आएंगे, दंगे भी याद आएंगे। राजनीतिक तौर पर बाखूबी बीजेपी ने इस मिजाज को समझा, कैसे 80-20 का खेल करना है, कैसे दंगों की आंच तले अखिलेश यादव को ध्वस्त करना है, कैसे लखनऊ की गद्दी संभालने के लिए गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को लेकर आना है। और यह एक ऐसे समीकरण राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने बनाए जो एक आजादी के बाद से कांग्रेस का वर्चस्व जिस उत्तर प्रदेश में रहा वो गायब हो गया। क्या राहुल गांधी वहां कोई अलख जिता पाएंगे, जबकि वो जानते हैं उनके साथ प्रियंका गांधी चल रही है और प्रियंका गांधी पिछले चुनाव में चेहरा थी कांग्रेस के भीतर की। लेकिन क्या ये वाकई, अगर उस दौर में सबसे कम वोट कांग्रेस को मिले प्रियंका गांधी के होने के बावजूद भी, तो क्या यह संकेत है कि भारत का वोटर मान चुका है कि अब बीजेपी के खिलाफ किसी एक राजनीतिक दल के ही साथ खड़े होंगे और मुकाबला आमने सामने का होगा?
यह पाठ उत्तर प्रदेश से जब निकला तो अगला सवाल यह था कि 2024 में भी क्या इस देश के नागरिक, इस देश के वोटर अब किसी तीसरे गुट को नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं विपक्ष एकजुट हो, या राहुल गांधी जिस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस को जीवित करना चाहते हैं, सक्रिय करना चाहते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस विचारधारा पर वो पैना वार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उसकी परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में वह विचारधारा जो बीजेपी ने अपनाई अगर कमजोर पड़ गई, अगर कुंद हो गई, या राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ लिया जिस नब्ज को कांग्रेस अभी तक नहीं पकड़ पा रही है, तो फिर 2024 मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। सवाल सिर्फ 80 सीटों का नहीं होता है, सवाल उस वाकई विचारधारा का होता है जो समूचे समाज को प्रभावित करता है। और उत्तर प्रदेश के समाज के भीतर हिंदू मुसलमान का जो पूरा एस्पेक्ट बटा और बांटा गया, उसने दरअसल बीजेपी को उस बिखरे हुए वोट बैंक के भीतर सेंध लगाते हुए सोशल इंजीनियरिंग का मौका भी दिया और शमशान घाट से लेकर किस किस घाट के जिक्र का खुला ऐलान करने की परिस्थिति भी पैदा की, और एक दरवाजा भी खोल दिया जिस दरवाजे के जरिए जो राजनीतिक प्रयोग इससे पहले हो रहे थे वो हिंदू राष्ट्रवाद के दरवाजे के तौर पर उसका प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिए, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी कदम रखें उससे पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह ऐलान हो गया कि जनवरी भर वह घूमेंगे, जनवरी भर वो जाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन नजर 2024 पर है। सबको पता है कि 2024 को लेकर इस पदयात्रा का एक महत्व है। देश के गृह मंत्री ने तय किया कि 5 तारीख को त्रिपुरा, 6 तारीख को मणिपुर नागालैंड, 7 तारीख को छत्तीसगढ़ झारखंड, 8 तारीख को आंध्र प्रदेश। यह यात्रा पहले राउंड की। दूसरी यात्रा में 16 तारीख को उत्तर प्रदेश आएंगे, 17 तारीख को पश्चिम बंगाल चले जाएंगे। उसके बाद तीसरी खेप की यात्रा भी जनवरी में ही 28 को कर्नाटक, तो 29 को हरियाणा और पंजाब, यानी जनवरी के महीने में 11 राज्यों को देश के गृह मंत्री अमित शाह साधेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब बनारस चुन लिया था नरेंद्र मोदी ने गुजरात से चलकर, उस समय उत्तर प्रदेश की कमान अमित शाह को दी गई थी और अमित शाह 2013 में ही पहुंच गए और लगातार उत्तर प्रदेश को मथते रहे। समाज के भीतर जितनी लकीरें खींचनी थी खींची, चुनाव आयोग ने आंखें बंद भी रखी। कई ऐसे भाषण निकल कर आए जिससे साफ लग रहा था कि जो भारत जोड़ो अभी नजर आती है, उस भारत जोड़ो की जरूरत उस वक्त पड़ चुकी थी। यानी राजनीतिक तौर पर जो वोटों को साधना है, उसमें कोई भी राजनीति की जाए, साम दाम दंड भेद कोई मायने नहीं रखता है। और अमित शाह उस दौर में उस सियासत को अगर साध रहे थे और चुनावी जीत के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की, तो क्या राहुल गांधी के लिए यह पदयात्रा मुश्किल हो रही है, या राहुल गांधी के लिए यह अग्नि परीक्षा है? उनकी नई रणनीति क्या इस दिशा में देखने को तैयार है? क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि देश के गृह मंत्री जब चुनावी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो गए, उसी दौर में जिस जनवरी के आखिरी महीने में पदयात्रा को खत्म होना है, उस दौर में वो राजनीतिक तौर पर अपने कैडर को सक्रिय करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि दरअसल आप इस पदयात्रा से घबराए नहीं, इसके कोई राजनीतिक संदेश आपको आहत नहीं करेंगे, ये छत्रपों को आहत करेंगे। और ध्यान दीजिए, विचारधारा और वैचारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर बड़ी तादाद में मुस्लिमों की मौजूदगी जिले दर जिले है, और राजनीतिक तौर पर उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ आकर भी उत्तर प्रदेश में जीत नहीं मिली। वह क्या कोई अलग मंच तलाश रहे हैं, या फिर बिखरा हुआ समाज जो था वह अपने आप को एकजुट कर रहा है इस पदयात्रा के इर्द गिर्द? और बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ गई है, और गृह मंत्री इसीलिए जनवरी के महीने में 11 राज्यों के दौरे करने का ऐलान कर दिया उन्होंने, और नाम भी खुले तौर पर उन्होंने यही दिया कि यह यात्रा दरअसल लोकसभा प्रवास एक्सरसाइज है। यानी भारत की राजनीति में चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है, और चुनाव से पहले की मशक्कत जो होती है वो राजनीतिक तौर पर पार्टी और कैडर को कैसे जगाती है, यह गृह मंत्री के जरिए भी समझिए और राहुल की पदयात्रा के जरिए भी समझिए। लेकिन यहां पर 2-3 संदेश
और निकल कर आ रहे हैं। जिस मंडल कमंडल से मायावती और या उस दौर में कांशीराम या मुलायम सिंह यादव और मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव, क्या इस दौर में जयंत चौधरी ने जब खुले तौर पर अपने आप को न्योता देने के बाद अलग किया जाटलैंड में, जबकि उनकी राजनीतिक जमीन है। राजनीतिक जमीन का मतलब यह है कि अगर आप ध्यान दीजिए तो बागपत की एक सीट जो छपरौली वो आरएलडी जीतती आई है, इस बार भी जीती। शामली के भीतर थाना भवन और शामली की सीट आरएलडी ने जीती। समाजवादी पार्टी ने कैराना की सीट जीती। दोनों एक साथ थे। अखिलेश यादव ने भी यात्रा को शुभेच्छा दी लेकिन साथ नहीं आएंगे। मायावती ने भी यात्रा को शुभेच्छा दी लेकिन साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी अपनी राजनीति इजाजत नहीं देती है कि वह किसी तरीके से अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव के वक्त खत्म करते हुए कांग्रेस के पीछे आकर खड़े हो जाए। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है, चाहे मायावती का जिक्र कीजिए चाहे अखिलेश यादव का जिक्र कीजिए, यानी बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों से अगर मुस्लिम वोट बैंक आप निकाल लीजिए तो एक झटके में यह तय हो जाएगा कि वह सिर्फ विपक्ष की पार्टी के तौर पर ही बनी रहेगी, सत्ता में नहीं आ पाएगी। वह मुस्लिम वोट बैंक अगर एकजुट होकर अब उसे राजनीतिक मंच राहुल की पदयात्रा में दिखाई दे रहा है, जो भीड़ नजर आ रही है, जो दिल्ली से चली और लोनी होते हुए बागपत की दिशा में गई, उस भीड़ को जरा परखने की कोशिश कीजिए तो क्या यह पहला शिफ्ट है? अगले शिफ्ट की परिस्थिति में दलितों की तादाद क्या आ जाती है? क्योंकि इन जगहों पर अगर आप ध्यान दीजिए तो बागपत में दलित लगभग 11.5% है, मुस्लिम लगभग 28% है। दोनों मिला दीजिएगा तो लगभग 39-40% की हिस्सा यह सीधे तौर पर बनता है। शामली के भीतर भी मुस्लिम और शुल्कास दोनों को मिला दीजिएगा तो यह लगभग 46% बनता है। गाजियाबाद में भी यह स्थिति तकरीबन 35% बनती है। तो ध्यान दीजिए, इसके साथ जुड़ना क्या है? अपर कास्ट को जुड़ना है, मिडिल क्लास को जुड़ना है, युवा को जुड़ना है। हमने जाति का जिक्र नहीं किया है अभी। इन सब को जुड़ना है। ये जिस भी जातियों में हो, लेकिन इनके मुद्दे बेरोजगारी से जुड़े हैं, महंगाई से जुड़े हैं, मुश्किल हालातों से जुड़े हैं। अगर यह उस मंच को छोड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के भीतर एक खलबली सी नजर आपको आने लगेगी। राजनीतिक तौर पर क्या राहुल गांधी की नई रणनीति उस दिशा में जा रही है? क्योंकि पहले भाषण में प्रियंका ने जिक्र अर्थव्यवस्था का किया, इकोनॉमी का किया। पेट खाली रहेगा तो आप भजन कैसे कर पाएंगे? उस दिशा में प्रियंका लगातार ऐलान कर रही है। राहुल गांधी उस दिशा में वैचारिक वार करना चाहते हैं जहां जातियों से निकली हुई पार्टी हो या धर्म के आश्रय समाज को बांटने वाली पार्टी हो, उस पर सीधा वार किया जाए, उसकी नब्ज को पकड़ा जाए। यह नई रणनीति के राहुल गांधी क्या उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग राजनीतिक तौर पर कर पाएंगे? क्योंकि जब आप जोड़ने निकलते हैं तो जिन्होंने तोड़ा है उसके बावजूद उनके पास सत्ता है, तो भारत के लोकतांत्रिक चुनावी परिस्थितियों में आप बहुदलीय प्रणाली को अपने साथ समेटना चाहते हैं। यही राजनीतिक प्रयोग क्या राहुल गांधी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सवाल यह भी है, परीक्षा इस बात की भी है, क्योंकि अगर आप इस जाटलैंड को परखें तो यहां पर लगभग 17% है। पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर यह महज 3% है। 40 लाख की तादाद है। लेकिन जिले दर जिले देखिए तो बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, आगरा, हाथरस, अमरोहा, मुरादाबाद, जाटों की तादाद 50 से ज्यादा सीटों को विधानसभा में प्रभावित करती है और लोकसभा के भीतर में भी इनकी तादाद लगभग 17 सीटों को सीधे सीधे प्रभावित तो कर ही देती है। तो एक तरफ राजनीतिक सोच है, दूसरी तरफ विचारधारा का मसला है। और कांग्रेस की अपनी राजनीतिक जमीन जिस प्रदेश से जुड़ी हुई हो, उसके अपने नेताओं की कतार जिनके आश्रय विचारधारा का जिक्र किया जाता है, वह अगर वहां पर मौजूद हो तो फिर, और खास तौर से अगर आप और इसको स्थिति को समझें तो जहन में आपके आना चाहिए नेहरू का लोकसभा क्षेत्र हो, इंदिरा गांधी का लोकसभा क्षेत्र हो, राजीव गांधी का हो, संजय गांधी का हो, सोनिया गांधी का हो, राहुल गांधी का हो, सभी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़कर जीते हैं। फूलपुर नेहरू चुनाव लड़ा करते थे 1952, 57, 62। फिर विजय लक्ष्मी पंडित ने चुनाव लड़ा 1964, 67। उसके बाद पहली बार वहां पर जो सोशलिस्ट पार्टी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उसके जनेश्वर मिश्रा चुनाव जीते। लेकिन वीपी सिंह 1971 में कांग्रेस के टिकट पर फिर जीते।
और ये एक परिस्थिति चलती रही और 84 आखिरी बार था कांग्रेस जब चुनाव जीतती है। फूलपुर में राम पूजन पटेल जीतते हैं, लेकिन उसके बाद वह जनता दल में चले जाते हैं। उसके बाद से फूलपुर सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई। इतिहास रायबरेली का भी आएगा, जहां से फिरोज गांधी चुनाव लड़े, फिर इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी। इंदिरा गांधी के बाद अरुण नेहरू ने भी चुनाव लड़ा, शीला कौल ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन शीला कौल 1989 में आखिरी थी, सोनिया गांधी की एंट्री से ठीक पहले। और सोनिया गांधी लगातार वहां से 2004 से चुनाव जीत रही है। अमेठी का जिक्र आप करेंगे, अमेठी में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा, राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा। 2004 से 2014 तक राहुल गांधी जीतते आए। यह भी तो उत्तर प्रदेश में आता है। आपके जहन में पीलीभीत भी आना चाहिए। मेनका गांधी गांधी फैमिली की ही हैं, उस पार खड़ी हैं, लेकिन वह राजीव गांधी के चुनाव, पहला चुनाव उन्होंने हमें लड़ा था अमेठी से। राजीव गांधी चुनाव जीत गए, वो हार गई। उसके बाद वो पीलीभीत चली आई, पीलीभीत में जीतती रही। फिर उन्होंने अपने बेटे वरुण को वो सीट दे दी, खुद वहां से निकलकर वो सुल्तानपुर चली गई। उससे पहले अनोला भी गई थी। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में समूचे गांधी नेहरू परिवार को अगर आप परख रहे तो राजनीतिक जमीन तो उत्तर प्रदेश की ही है। और वैचारिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर, जिसको अतीत के आश्रय राहुल गांधी कांग्रेस में जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त के लाव लश्कर के जो दाग धब्बे हैं वो अपने कांधे पर कांग्रेस के साथ उठाना नहीं चाहते हैं, तो उस विचारधारा को जीवित करने के लिए भी उत्तर प्रदेश को एक विचारधारा आपको देनी भी है और उस विचारधारा पर सीधी चोट भी करनी है, जिसने उत्तर प्रदेश को कई हिस्सों में राजनीतिक तौर पर बांट लिया। जाटलैंड किसका होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसकी चलेगी, उत्तर में किसकी चलेगी, पूरब में कोई और होगा। ये सारे राजनीतिक प्रयोग के भीतर ही बीजेपी ने अपनी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश को अयोध्या के जरिए बनाया। उसके बाद मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी ने इसको फैलाया और मथुरा और बनारस का जिक्र भी हो गया। यह प्रक्रिया इस आश्रय चल पड़ी कि राजनीति को साधने के लिए और साधते हुए सत्ता पाने के लिए जितनी भी लकीरें खींची जाएं खींच देनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की परीक्षा उस तमाम लकीरों को मिटाकर एक बड़ी लकीर खींचने की है। और उस बड़ी लकीर के तले कांग्रेस की विचारधारा, उसकी अपनी राजनीतिक जमीन, उसका अपना राजनीतिक संघर्ष और उसके अपने राजनीतिक कैडर से जुड़े हुए वह पूरी की पूरी कांग्रेसियों की कतार दफन है, जिसको दोबारा से जीवित करने के लिए इस 72 घंटे में वो कौन सा राजनीतिक प्रयोग करते हैं, इंतजार करना होगा। अन्यथा यह पदयात्रा की यात्रा सिर्फ यात्रा भर ना रह जाए, क्योंकि देश को लांघना आसान है, लेकिन देश को जोड़ते हुए उस देश में सफर कर लेना शायद बहुत मुश्किल है। और एक मुश्किल परिस्थिति को राहुल गांधी इसलिए जी रहे हैं क्योंकि इससे पहले भारत के राजनीतिक इतिहास में, 100 बरस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने यात्रा की थी, लोगों ने देखा, लेकिन सोचिए गांधी नेहरू परिवार की लेगेसी को दांव पर लगाकर राहुल गांधी चल रहे हैं। भारत के इतिहास के दांव पर लगाकर वह चल रहे हैं, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि इस राजनीति और देश डिसेंट भी होता है। महात्मा गांधी ने भी जिक्र किया था, डिसेंट इंडिया का जिक्र होता था, लेकिन इनडिसेंट कंट्री और इनडिसेंट पॉलिटिक्स मौजूदा वक्त में इस देश और समाज पर हावी है। क्या उत्तर प्रदेश में इसको डिसेंट बनाने की स्थिति में राहुल गांधी आ पाएंगे? इंतजार सबको ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।